सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ रीडिंग गॉड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर का सामना यहाँ पर व्हाइट जेड सिटी के एक बंदे से हो जाता है, जो कि यहाँ पर यांगकोंग के दुश्मनों के कहने पर यहाँ इन सब फाइट करने के लिए आया था। लेकिन इंपीरियल एडवाइजर उसे चुटकियों में निपटा देते हैं और फिर किन्मो से कहते हैं कि तुम मेरी इंजरीज को हील करो। अब यहाँ किन्मो जिन मेडिसिन और हर्ब्स का यूज करता है उसकी खबर यहाँ पर उस मास्टरमैन को दे दी जाती है, जिसका मतलब ये समझ चुके हैं कि इंपीरियल एडवाइजर वाकई में बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। तो ये लोग सेकंड ऑप्शन को चुनते हैं, यानी कि ये लोग मार्शल लॉज के साथ फाइट करने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने पैगाम को ये इंपीरियल एडवाइजर तक पहुँचा देते हैं, जिसके चलते ड्यूक वह यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर को आगाह करता है और बताने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे इनकी कोई चाल जरूर होगी, जिसके चलते इन लोगों ने सेकंड ऑप्शन को चुना है। जिसपे इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि चाहे इनकी जो मर्जी चाल क्यों ना हो, इनका तो मैं सुपड़ा साफ कर दूंगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी मास्टरमैन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने साथी को बताने लगता है कि इंपीरियल एडवाइजर जो है यांगकोंग का, वो बहुत ज्यादा चालाक है। वो यहाँ पे बाकी सारे सेक्टर को यहाँ एलिमिनेट करके बस अपना एक साम्राज्य बनाना चाहता है, ताकि यांगकोंग को यहाँ पर कोई भी अपोज ना कर पाए फ्यूचर में। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और इसी के चलते वो तो एजुकेशन को भी एक बहाने की तरह यूज कर रहा है, ताकि वो एक ऐसी फौज बना पाए जिसे कि स्कॉलर्स लीड करेंगे। लेकिन दाशियांगचेंग में होने वाला ये बैटल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और हम हर हाल में इसे जीतेंगे। हमारे सामने जो भी आएगा हम उसे निस्तनाबूद कर देंगे। अब यहाँ पे इनकी बातें सुनते साथ ही एक फीमेल वॉइस सभी को बताने लगती है कि मर्दों की बातों पर ना कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, और से एक ऐसा मर्द जो कि अपनी आइडेंटिटी को ही छुपाए, उस पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान हम यहाँ पर एक लेडी को देखते हैं, जो कि इनके करीब आते हुए कहने लगती है कि ज़ेन सनरेन तुम्हारे साथ तो काफी ज्यादा अच्छा था, वो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर भी तुमने मरने के लिए उसे उसका सामना करने के लिए भेज दिया। जिस इंसान पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं वो दिखाता तो यही है ऊपर से कि वो यांगकोंग को अपोज कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर यांगकोंग की रॉयल फैमिली से इसके घने संबंध है। तो बताओ, एक ऐसा इंसान जिसके दो चेहरे हो, आखिर हम उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं? तुमने तो हमें उन सब के हाथों बेच दिया है। हमने रिसेंटली साउदर्न बॉर्डर में न जाने कितने शहर को खो दिया सिर्फ तुम्हारे चलते। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करती है और चारों तरफ बर्फीली हवा चलने लगती है और उसकी बातें सुनकर सभी शॉक्ड थे। लेकिन यहाँ पे मास्टरमैन उसके इन बेबुनियाद सवालों का जवाब नहीं देता। वो सीधा बताने लगता है इंपीरियल एडवाइजर इस वक्त चोटिल है। हाल ही में जो उसने एंशिएंट रूइन के पास बैटल लड़ा था उसमें उसकी काफी बुरी हार हुई है। तो अगर उसे अपनी रेपुटेशन को बचाना है तो उसे एक बहुत बड़ी जीत की तलाश है, और जो डीमन गॉड के साथ उसने किया है ये छोटी जीत ना उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। इसीलिए दाशियांग का जो बैटल होगा वो उसके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे ये सुनकर वो लेडी कहती है कि अच्छा, तो तुम इस बार फिर से हमें चारे के तौर पे यूज करने वाले हो, है ना? कि तभी यहाँ पर वो उन तीनों सीनियर्स की तरफ देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो कहने लगती है कि ये तो वही दिन है ना। कि तभी यहाँ पे वो मास्टरमैन कहता है कि हाँ, ये लोग ओल्ड एंशिएंट एरा से बिलोंग करते हैं और हम बाकी के हीरोज के साथ मिलकर उसे वहीं पे निस्तनाबूद कर देंगे। बस तुम देखते जाओ कि दाशियांग का बैटल कितना जबरदस्त होगा। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर को रिपोर्ट दी जाती है कि जो वर्मिलियन आर्मी है उन लोगों ने होंग सिटी को वापस ले लिया है। साथ ही यहाँ पर उनकी जो अज़ोर ड्रैगन आर्मी है उसने यहाँ पर वुइन सिटी को भी हमारे कब्जे में वापस से ले लिया है। ऐसे ही हम देखते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर की आर्मी आगे बढ़ती रहती है और यहाँ पर एक एक करके हर एक बंदा आते साथ ही खबर पहुँचाता है कि कैसे ब्लैक टॉर्टोइज आर्मी ने भी किंगहाई सिटी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पे जो भी ये खबर सुनता है वो हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी इतने सारे सिटीज को हमने अपने कब्जे में ले लिया, और ये जो मेन 3 सिटीज हैं जिन्हें कब्जे में लिया गया है ये सब दाशियांग के बहुत ज्यादा करीब है। यहाँ पे ड्यूक वे भी कहने लगता है कि हाँ, ये काफी ज्यादा अजीब बात है, इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है? कि तभी वो कहने लगता है कि इंपीरियल एडवाइजर बताइए आपकी चोट कैसी है? कि तभी यहाँ पे किन्मो कहने लगता है कि दाशियांग तो वही है ना जहाँ पर ड्रैगन्स कॉइल और टाइग्रेस क्राउच मौजूद है। तो मुझे लगता है कि एकेडमी के जितने भी स्कॉलर्स हैं हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ही किन्मो के मुंह से ये बात सुनते हैं तो इंपीरियल एडवाइजर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुमने कल सही अंदाजा लगाया है कि वहाँ पर ड्रैगन कॉइल्स और जो टाइग्रेस क्राउच है वो मौजूद है। इसलिए स्कॉलर किन्मो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो और दाशियांग के लोकल्स के साथ जाके थोड़ा मिलो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही यूनशिया जो है वो किन्मो के लिए थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रात पहले उसने किन्मो से कहा था कि देखो यहाँ पर डेमोनिक सेक्ट की साख भी दांव पे लगी है। तुम्हें पता है कि दाशियांग कितनी ज्यादा खतरनाक जगह
गए हैं, अगर हम इस बैटल में शामिल होते हैं तो हमारी डेमोनिक सेक्ट की रेपुटेशन भी दांव पर लग जाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम हारे या जीते, लेकिन जिंगो में हमारी जो डेमोनिक सेक्ट की रेपुटेशन है ये पक्का पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो दूसरे सेक्ट के लोग हमें बहुत बुरी तरीके से बुली करेंगे, इवन कि वो हमारी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगे, जो कि हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो उनके बीच फिर खड़े भी नहीं हो सकते। अब यहाँ पे ये सुनकर किन्मो कहने लगता है कि हमारे सेक्ट को ऑलरेडी लोग डेविल सेक्ट के रूप में जानते हैं, तो आखिर हमारी कौन सी इज्जत की तुम बात कर रही हो। दूसरी बात, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई खड़े होने की जगह दे या ना दे, लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं उन्हें अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। और अब तुम ही बताओ कि आखिर जो हमारे फाउंडर थे उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, उन्होंने इंपीरियल एडवाइजर पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों दिखाया, जिस पे वो बताने लगती है कि जाहिर है ताकि वो प्रोस्पेक्टर को एज अ रिफॉर्म की तरह यूज करे, ताकि वो इटर्नल पीस को एक और डेमोनिक सेक्ट में कन्वर्ट कर ले। यहाँ पे ये सुनकर किन्मो कहने लगता है कि हाँ, तो फिर अब जरा सोचो, अगर इंपीरियल एडवाइजर मारा जाए, अगर प्रोस्पेक्टर ही मारा जाए, तो क्या लगता है हमारे जो फाउंडर थे उनकी मेहनत का फिर क्या होगा, क्या उनकी मेहनत जाया नहीं हो जाएगी। ये सब कर तो हम देखते हैं कि यूनशिया सोच में पड़ जाती है और किन्मो बताने लगता है कि जरा सोचो और फिर जवाब देना। वैसे भी फाउंडर कभी भी इंपीरियल एडवाइजर को चूज नहीं करते अगर उनकी आइडियोलॉजी उनसे मिलती ना होती, लेकिन हाँ, अगर इसने हमारे आइडियल्स को कभी भी बिट्रे किया और हमें कभी भी ऐसा लगा कि हमारे सेक्ट के लिए खतरा बनेगा, तो मैं, तुम और हमारा पूरा डेमोनिक सेक्ट इसके लिए इसकी मौत बनकर इसके सामने खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे यूनशिया उसकी बातों से सेटिस्फाइड हो जाती है, लेकिन वो उसे जताना नहीं चाहती, तो वो कहती है कि ठीक है, देखते हो कि तुम अपने बात पे कितने खरे उतरते हो। अगर तुम अपनी बात पे खरे नहीं उतरे ना, तो मैं तलवार बनके तुम्हारे सर पे लटकती रहूंगी। जिस पे किन्मो स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, मैं मेरे डेमोनिक सेक्ट के एक मेंबर से यही उम्मीद करता हूँ। जिस पे यूनशिया मन में कहती है कि तुम्हें क्या पता, सी फैमिली के मेंबर्स पैदा ही होते हैं दूसरों को मारने के लिए। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग दाशियांग के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। पूरी की पूरी फौज तेजी से उसी ओर बढ़ रही थी। इस दौरान जनरल को नजर आता है कि इनकी आर्मी के पीछे काफी सारे लोग जो है वो अपने अपने फ्लैग्स लेकर इकट्ठा हो रहे हैं, और जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि ये लोग रिबेलियंस हैं। जिस पर इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। यहाँ पे सभी लोग देख रहे थे कि इनके आसपास वाकई में काफी सारे लोग अपने अपने फ्लैग्स लेके इन्हीं लोगों को देख रहे थे कि तभी यहाँ पे 3 बहुत बड़े बड़े टावर्स दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर जो स्टूडेंट्स हैं वो कहने लगते हैं कि यार, रातों रात यहाँ पर इतना बड़ा शहर कैसे बस चुका। मैंने तो आज से पहले कभी सुना भी नहीं था कि इस जगह पर कोई ऐसी जगह भी होगी। मैप में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग उस एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर किन्मो कहने लगता है कि चलो जरा चाय नाश्ता के लिए नीचे उतरते हैं। जिस पे क्यों कहने लगता है कि चाय नाश्ता तो हमारे पास भी मौजूद है, तो फिर नीचे उतरने की क्या जरूरत। इसी के साथ इंपीरियल एडवाइजर और किन्मो दोनों ही सबसे पहले आगे बढ़ रहे थे। पीछे पीछे हम देखते हैं कि शन और होंग और क्यों ये लोग भी आगे आ रहे थे। कि तभी यहाँ पे इनकी मुलाकात ब्लैक एंड व्हाइट रॉब पहने हुए 2 बंदों से होती है और इनके साथ बातचीत करने किन्मो बैठ जाता है। यहाँ पर इनके साथ इनकी थोड़ी देर बातचीत होती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और भाई पूरी की पूरी शहर इन लोगों के जाते साथ ही यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर इंपीरियल एडवाइजर सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि पूरी की पूरी आर्मी के पास ये खबर पहुँचा दो कि जल्द से जल्द दाशियांग की तरफ बढ़े। मुझे अब यहाँ एक और पल की देरी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम देखते कि उनका ऑर्डर पाना ही था कि सभी लोग फुल स्पीड के साथ दाशियांग के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पूरी की पूरी फौज आते साथ ही रुक जाती है। और यहाँ एंट्रेंस के सामने हम इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं, जो कि अकेले आगे बढ़ता है। यहाँ पर उसे वॉल्स पर काफी सारे ओल्ड एरा से बिलोंग करने वाले सेक्ट के फ्लैग नजर आते हैं और यहाँ बताने लगता है कि मैंने सालों पहले यहाँ के लोगों के दिल जीतने के लिए इनकी जो ओल्ड एरास के रिमेनेंट हैं उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्हें कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे इस एहसान नवाजी को इन लोगों ने मेरी कमजोरी समझ ली और अपनी ताकत बढ़ा कर ये लोग आज मुझे ही आंख दिखा रहे हैं। और अब देखकर ऐसा लगता है कि जो ओल्ड एरा है उसे मुझे उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, जो काम मैंने तब अधूरा छोड़ दिया था मैं अब पूरा कर दूंगा, क्योंकि रेवोल्यूशन हमेशा खून से ही आता है और जिसमें कि लाखों के सर यहाँ पे उड़ा दिए जाएंगे। यहाँ पर ये सुनना ही था कि किन्मो काफी ज्यादा हैरान था। इस दौरान डूक वेई को इंपीरियल एडवाइजर ऑर्डर देता और कहता है कि यहाँ पे चारों तरफ फैल जाओ, कहीं पर भी कोई एक कोना छोड़ना मत, सब जगह हमारे लोगों को तैनात कर दो, कोई एक भी यहाँ से निकल ना पाए। स्कॉलर किन, अब तुम मेरे साथ चलो। अब यहाँ पे किन्मो और उसकी पूरी दोस्त की टीम जो है वो सीधा इंपीरियल एडवाइजर के साथ एंट्रेंस की तरफ रवाना हो चुकी थी। गेट ओपन होता है और यहाँ जैसे ही गेट खुलता है तो होंग नजारा देखकर शॉक्ड हो जाती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सेलेस्टियल रियलम के जो पावरफुल एक्सपर्ट्स है वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को यहाँ पर एक्टिवेट करके खड़े हुए थे और यहाँ इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ये चीज ये सभी लोग नोटिस कर लेते हैं। होंग बताने लगती है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि सेलेस्टियल रियलम के इतने पावरफुल बीइंग्स यहाँ पे मौजूद रहेंगे और यहाँ पे सभी लोग इन्हें किसी चींटी के
सामान घूरे जा रहे थे कि तभी यहाँ पर किन्मो की नजर जाती है जियाओनान पे, जो कि अपने ड्रैगन के ऊपर सवार था। और उसे देखते साथ ही जियाओनान कहने लगती है कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जो देखकर किन्मो यहाँ पर स्माइल करता है कि तभी हम क्यू को देखते हैं, जो कि शेंग के कानों में कहता है कि यार ये जो ड्रैगन है ये तो जियाओनान से बिलोंग करता है ना, तो कहीं ये लड़की। इस दौरान जियाओनान इंपीरियल एडवाइजर के सामने आ जाती है और किन्मो से कहती है कि बच्चे, तुम्हें फिलहाल के लिए ये इंपीरियल एडवाइजर बचा लेगा, लेकिन हमेशा तुम इसके पीछे नहीं छुप सकते और तुमसे तो मैं अपना हिसाब बराबर करके रहूंगी। पर तभी उसे ख्याल आता है कि इंपीरियल एडवाइजर भी सामने है, तो वो बताती है कि चलिए ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर आ ही चुके हैं और जो सेकंड ऑप्शन उन्होंने हमें दिया था हम उसी के हिसाब से फाइट करेंगे, इसीलिए सेक्टर लीडर ने माउंटेन के पीक का जो ऊपरी हिस्सा है वो आपके लिए रखा है और यहीं पर आप सभी के लिए जिंदगी और मौत का खेल खेला जाएगा। तो आइए, देर किस बात की है। इसी के साथ ये सभी लोग वहाँ पर जाने लगते हैं और यहाँ पे हमें माउंटेन पीक के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माहौल बिल्कुल सेट था। यहाँ पे उस मास्टरमैन ने इंपीरियल एडवाइजर के लिए पूरी फील्डिंग सेट करके रखी हुई थी, बस इसके आउट होने की देर थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि बैटल अरीना के बिल्कुल सेंटर में वही मास्टरमैन मौजूद था और वो इंपीरियल एडवाइजर का वेलकम कुछ इस तरीके से करता है कि मैं उस शख्स का यहाँ पर काफी वक्त से इंतजार कर रहा था, जो कि गॉड्स के बाद इस दुनिया में खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल मानता है। और कुछ भी कहो इंपीरियल एडवाइजर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर बस मुट्ठी भर लोगों को लेके आओगे, वो भी मदद के नाम पर। अगर तुम्हें 2-4 लोग और चाहिए तो बता दो, हमारे पास बहुत है, हम तुम्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। जिसपे इंपीरियल एडवाइजर कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारे लिए ना यही लोग काफी है। ये सुनकर यहाँ पे मास्टरमैन जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि तुम हमेशा की तरह आज भी उतना ही एरोगेंट हो। मजा आएगा अब तो, और ज्यादा मजा आएगा तुम्हारे इस घमंड को तोड़ने में। तुम्हारे अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं, जिसके चलते तुमने लीजा प्रोफेक्चर और बाकी की टेरिटरी को अपना बनाया, लेकिन हाँ, हमने भी तुम्हारी नाक में दम करके रखा हुआ था, जिसके चलते आज तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम यहाँ पर दाशियांग में हमारा सामना करने के लिए मजबूर हो जाओ। इसका यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी पीछे ओल्ड एरा के वो तीनों मॉन्स्टर्स यानी कि वो तीनों कल्टिवेटर्स अपीयर होते हैं। साथ ही यहाँ पर जो स्नो लेडी होती है वो अपनी पावर का यूज करती है और यहाँ पे हर एक चीज फ्रीज होने लगती है। ये देखकर किन्मो भी हैरान था, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर उसका जो स्पिरिचुअल फिगर है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, जो कि कमाल का लग रहा था। ये देखकर युनशिया कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि वो ऑलरेडी गॉड रियलम की तरफ अप्रोच कर रही है, तभी तो वो एक डायटी के फैंटम को यहाँ पे समन कर पाई। इस दौरान हम देखते हैं कि बाकी के जो सेक्टर लीडर्स होते हैं ये भी अपनी पावर को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पे इनका स्पिरिचुअल फिगर जैसे ही एक्टिवेट होता है ना, तो यहाँ सभी लोग देख के पूरी तरीके से दंग रह जाते हैं कि डिवाइन ब्रिज रियलम के यहाँ पर कितने सारे लीडर्स मौजूद हैं। यहाँ पे क्यों किन्मो से कहने लगता है कि स्कॉलर किन्मो, क्या हमें वाकई में इंपीरियल एडवाइजर की हेल्प करनी चाहिए। किन्मो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर लीकिंग पैलेस की वुमेन को देखकर कहने लगता है कि अच्छा, तो आज तुम यहाँ पर अपनी लीहन हेवनली स्वॉर्ड आर्ट का यूज करोगी, है ना। लेजेंड्स का तो ये भी कहना है कि ये जो स्वॉर्ड आर्ट है ये गॉड्स के द्वारा क्रिएट की गई है। इसी के साथ उसकी नजर फिर बैगर सेक्ट पे जाती है और फिर वो उसके बारे में भी बताने लगता है कि इनका 100 पॉवर्टी आर्ट काफी ज्यादा कमाल का है। और ऐसे ही वो कॉर्प सेक्ट के साथ साथ बाकी सारे सेक्ट और उनके जो आर्ट्स उन लोगों ने यहाँ पे मैनिफेस्ट किए हैं उनके बारे में बताता जाता है, जिसमें 9 अंडरवर्ल्ड सेक्ट का सोल टैक्टिशियन डिवाइन आर्ट भी यहाँ पर मैनिफेस्ट किया गया था। पर तभी उसकी नजर दाओइस्ट दाओ कौन पे जाती है और वो उसे देखकर कहने लगता है कि तुम तो मेडिसिन के प्रैक्टिस करते हो ना, ताकि तुम इस दुनिया के लोगों की जान बचा पाओ। और दशकों पहले मैंने तुम्हें हमारे इंपीरियल कॉलेज में इनवाइट भी किया था ताकि तुम वहाँ पर आकर मेडिसिन की नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को दो, लेकिन तुमने हर बार डिनाई किया। जिस पर यहाँ पे दाओ कौन नीचे आता है और कहने लगता है कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर आगे बताता है कि मैं तुम्हें एक ट्रू मास्टर का टाइटल दिया करता था और लगा नहीं था कि आज तुम यहाँ पर मुझे रोकने के लिए खड़े हो गए। जिस पर वो बताने लगता है कि तुम बाकी के जो दाओइस्ट सेक्ट है उन्हें पूरी तरीके से निस्त नाबूद करना चाहते हो, तो भला मैं तुम्हें रोकने के लिए क्यों ना हूँ। उसकी बातें सुनकर इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि मैंने बाकी के सेक्ट को इसलिए डिस्ट्रॉय किया है ताकि इस दुनिया से उन लोगों का खात्मा हो जाए जो कि फसाद पैदा करते हैं। बीते सालों में मेरे एक्शंस को देखकर तुम समझ ही गए होगे। जिस पे वो बताने लगता है कि हाँ, तुमने उस वक्त जो किया सही था, लेकिन अब तुम अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहे हो। अपने आसपास देखो, लोगों की तादाद कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम इतनी सारी आवाजों को दबा नहीं सकते और इतने सालों में ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान इंपीरियल एकेडमी ने बस नन्हे मुन्ने चूजों को ही पैदा किया है, उनमें से कोई सिंगल एक बंदा भी डिवाइन फिजिशियन कहलाने के लायक तक नहीं। यहाँ पर किन्मो को ये सुनकर गुस्सा आता है और यहाँ पे दाओ ज्ञान आगे बताता है कि इसी के चलते तुम लायक नहीं जिंदा रहने के और आज तुम सरवाइव भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें हर चीज की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर कहने लगता है कि आखिर एक या दो डिवाइन फिजिशियन पूरी दुनिया के लोगों की इलनेस को कैसे क्योर कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया के लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। वाकई में आज मैं समझ चुका हूँ कि हमारे रास्ते बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए लॉर्ड मालियान शान
उनसे कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताने लगता है कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आता, लेकिन तुमने मुझे खुद ही इस पोस्ट पे प्रमोट किया और जिसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद भी हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी एक सेक्ट से बिलोंग करता हूँ जिसे कि माउंट ज़ंगनैन लीनेज कहा जाता है। तो आखिर मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ कि तुम मेरे सेक्ट और मेरे लीनेज के लोगों को मार दो और मैं चुपचाप बैठा रहूँ। हमारी स्वॉर्ड स्क्रिप्चर का तो तुम्हें पता ही है, आखिर मैं उसे मिटने कैसे दे सकता हूँ। अब यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर कहने लगता है कि मैंने हमारे योर मैजेस्टी से रिक्वेस्ट किया कि वो तुम्हें ये पोस्ट दे। तुम ट्रूप्स को लीड करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो, तुम्हारी स्किल्स को मैंने सराहा, लेकिन ये देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मेरे एहसानों का बदला तुम मेरे साथ गद्दारी करके दे रहे हो। तुम एक डायरेक्टर होने के नाते एक बहुत ही अच्छे लीडर भी थे, लोग तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा सराहना करते थे, तुम्हें कितना मानते थे, लेकिन आज तुमने सब कुछ खराब कर दिया। यहाँ पर उसकी बात सुनकर वो बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है मैं किस चीज में माहिर हूँ, लेकिन जो इंपीरियल एडवाइजर कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं और इसका जवाब तो दिया जाना चाहिए। इंपीरियल एडवाइजर उससे अपनी नजरें हटा लेता और कहता है कि मैंने कहा ना, मैंने बहुत सी चीजें कर ली, लेकिन रेवोल्यूशन के अलावा अब कोई चॉइस नहीं बची। तुम भले ही एक अच्छे इंसान होंगे, लेकिन फिलहाल तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो और मुझे अपने रास्ते में जो भी आता हुआ नजर आएगा मैं उसे वहीं पे कुचल दूंगा। अब यहाँ पर वो तीनों के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि ओल्ड एरा के ये पुराने दोस्त, चलो अब अपना भी इंट्रोडक्शन दे ही दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो पॉइजनस लेडी थी वो यहाँ पे अपने स्पेल को मैनिफेस्ट करती है, जो कि एक कमाल की सुंदर स्पिरिचुअल फॉर्म में बदल जाता है और तभी यहाँ पे वो उसके ऊपर आके खड़ी हो जाती है। इस दौरान दूसरा बंदा भी यहाँ पे अपने ब्लड आर्ट टेक्निक का यूज करता है और फिर यहाँ पर भी उसका जाइंट सा अवतार आ चुका था। इस दौरान यहाँ पर जो 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है वो बंदा भी अपने स्वॉर्ड स्किल का यूज करते हुए अपने जाइंट से अवतार को मैनिफेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिवाइन ब्रिज रियलम के पीक पे होने के चलते इनका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ रहा था। जो देख कर यूनशिया कहती है कि ये लोग तो डिवाइन रियलम के बिल्कुल पीक पे है, जरा इनकी ऑरा को देखो, हमसे तो खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा। कि तभी किन्मो इंपीरियल एडवाइजर के पास आकर कहता है कि ये लोग तो काफी ज्यादा तगड़े लग रहे हैं, लेकिन जो भी ऐसी अजीम ताकत के सामने आके खड़ा हो जाए तो वो मर्द इनके सामने किसी ट्रू गॉड की तरह होता है जिसे कि कोई भी झुका नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये कितना ज्यादा खतरनाक है, आखिर कोई इनके सामने कैसे टिक सकता है। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि क्या तुम कभी ऐसे इंसान से मिले हो, जिस पे वो कहता है कि हाँ मेरे फैमिली की वो एक एल्डर है। जो सुनकर इंपीरियल एडवाइजर जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि फिर तो मैं अकेला नहीं हूँ जो कि इस रास्ते पे चल रहा हूँ। अब यहाँ पे वो एक एक करके तीनों का नाम लेता है और कहता है कि ट्रू लॉर्ड ध्यान, वैंगरली और डेस्टिट्यूट मास्टर, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे हो गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो कहने लगती है कि हमें काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि लास्ट टाइम जब हमारा बैटल हुआ तो तब हम तुम्हें निपटा नहीं पाए और तुम्हें सर्वाइव करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन इस बार तुम हर हाल में मरोगे। यहाँ पे उनकी बातें सुनकर इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि तुम तीनों काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें अपने बुढ़ापे में थोड़ा संभल के रहना चाहिए, इतना ज्यादा जोश बूढ़े लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आखिर तुम लोग क्यों बार बार मुझे अपोज करते हो। जिस पे यहाँ पे वो ग्रैनी बताने लगती है कि 300 कैसल का कैसल लॉर्ड यू मेरा बेटा है। यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम्हें याद है तुमने जो क्लाउड किंगडम को डिस्ट्रॉय किया था सालों पहले, वो असल में मेरा घर था। इस दौरान लास्ट बंदा कहने लगता है कि वैसे मेरी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, ना ही मैं किसी बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं पॉवर्टी आर्ट को कल्टीवेट करता हूँ और जितना ज्यादा इंसान गरीब होगा उतना ही ज्यादा तगड़ा वाला उसका रीजन होता है। यहाँ पे उसकी बात सुनकर इंपीरियल एडवाइजर बस इतना ही कहता है कि तुम्हारे रीजन चाहे जो कुछ भी हो, बस मुझे इतना बताओ कि आखिर तुम मेरे अगेंस्ट रिबेल क्यों कर रहे हो। जिस पे वो कहता है कि जाहिर है इटर्नल पीस के लिए, और किस लिए। वैसे अगर ये रीजन भी इनफ नहीं तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, लेकिन तुम्हारे जैसे ताकत को भी मिटना होगा, इसीलिए आज हम तुम्हें यहाँ पे मार डालेंगे और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इससे पता आगे चलकर तुम एम्परर के लिए भी अपनी प्रबल दावेदारी सौंपो, इसलिए तुम्हें तो यहाँ पे खत्म करना ही होगा। अभी यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि क्या और कोई है जो कि मेरे अगेंस्ट रेबल करना चाहेगा। हम देखते हैं कि एक एक करके सभी सेक्ट के मेंबर्स आने लगते हैं, जिनमें गूशन सेक्ट भी होता है, फिर फायरफिश सेक्ट भी होती है, और ऐसे ही हेवनली इमॉर्टल सेक्ट से लेकर बाकी बड़े बड़े जो सेक्ट थे जो कि ओल्ड एरा से बिलोंग करते हैं और जिनके बस कुछ ही यहाँ पे लोग मौजूद है, सभी लोग यहाँ पे रिपेल के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। ये देखकर यहाँ पे वो ग्रैनी काफी ज्यादा खुश होती है कि तभी यहाँ पर वो मास्टरमैन कहता है कि इंपीरियल एडवाइजर तुमने देखा ना, पूरी दुनिया चाहती है कि तुम आज यहाँ पे मारे जाओ, तो बताओ आखिर तुम्हारे पास जीने के लिए कौन सा रीजन है। इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि तुम यहाँ पर मुट्ठी भर लोगों को पूरी दुनिया कह रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अगर मैं इन लोगों को ही मिटा दूं ना तो पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। जो सुनकर मास्टरमैन कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब जबकि बात करने के लिए कुछ नहीं बचा तो सभी लोग अपना काम शुरू करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग एक स्पेल को कास्ट करते हैं, जिसके चलते यहाँ का पूरा एरिया ये लोग ट्रैप कर लेते हैं कि अब इनमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कि तभी यहाँ पर शन कहने लगता है कि जूनियर अंकल स्कॉलर किन, क्यों ना आप बाहर जाकर टेलीपोर्ट
टेलीपोर्ट होते साथ ही ड्यूक वेई को इन्फॉर्म कर दो ताकि वो अपनी फौज इनके ऊपर चढ़ा दे। लेकिन इंपीरियल एडवाइजर को देखकर किन्मो कहता है कि हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। इस दौरान इंपीरियल एडवाइजर कहता है कि तुम लोग तो यहाँ पर जियांगो के रूल्स को भी तोड़ रहे हो, हमने ऐसे फाइट करने का तो नहीं कहा था। फास्ट मैन हंसता है और कहता है कि तुम इसी लायक हो, आज यहाँ पर बस एक ही रूल है और वो ये कि हर हाल में इंपीरियल एडवाइजर का मारा जाना चाहिए और हेवनली प्रिजन सील के चलते बाहर की दुनिया से तुम्हारा कनेक्शन कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुका है। ये कहते हुए वो और जोर जोर से हंसता है। इस दौरान इंपीरियल एडवाइजर किन्मो को इशारा करता है और किन्मो स्माइल करते हुए उसी फ्लैग को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।